रियल इस्टेट एक ऐसा एसेट क्लास जिसमें धारणा बनी हुई है कि केवल रिच पर्सन ही रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करके उससे पैसा कमा सकते हैं। लेकिन ऐसी स्ट्रेटजी मार्केट में अवेलेबल है। हम उनको स्टेप बाय स्टेप यूज करेंगे, डिसिप्लिन के साथ यूज करेंगे और अपने पोर्टफोलियो को स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ा सकते हैं। एक फ्लैट से दो फ्लैट, दो से आगे धीरे टाइम लगेगा। रियल इस्टेट एक ऐसा एसेट क्लास है जहां पे समय की जरूरत होती है, टाइम लगेगा। लेकिन आज के सेशन में आपको हमें बताएंगे उस ऐसे स्ट्रेटजी को जहां पे आप स्टेप बाय स्टेप डिसिप्लिन के साथ अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो बिना अपना पैसा लगाए भी रियल इस्टेट के अंदर एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो खड़ा कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद तिवारी हंसेरा इक्विटी में आपका स्वागत करता हूं। आज समझेंगे क्रिएटिंग ए रियल इस्टेट पोर्टफोलियो बाय यूजिंग हेलोक स्ट्रेटजी। हेलोक स्ट्रेटजी क्या है, ये पूरा स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। आपको एग्जांपल भी देंगे, प्रो एंड कॉन्स भी बताएंगे और मैं अपना 4 रूल आपको बताऊंगा जिसको आपको बराबर यूज करना चाहिए अगर आप उस स्ट्रेटजी को यूज करते हैं रियल एस्टेट का पोर्टफोलियो बनाने के लिए। हेलोक स्ट्रेटजी यानी एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें आप बिना पैसा लगाए अपने पास से आप नया फ्लैट या नया कमर्शियल स्पेस को परचेज कर सकते हैं। इसको हम लोग समझेंगे, लेकिन उसके पहले एक हमारा डिस्क्लेमर होगा। डिस्क्लेमर में यही है कि जो भी इसमें हमने ओपिनियन दिया है इस वीडियो के अंदर, वो पूरा हमारा पर्सनल ओपिनियन है। उसको आप प्रोफेशनल एडवाइस ना समझें, क्योंकि मार्केट में क्या होता है, फ्लक्चुएशंस होते हैं। तो जो हम अभी बता रहे हैं वो 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद वही रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं भी होता है। तो इसको पूरा डिस्क्लेमर को समझें, अपने प्रोफेशनल एडवाइजर से समझ कर ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। हेलोक का मतलब होता है होम इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट। भारत में इसको अगर नॉर्मल जो फेमस है भारत में देखा जाए तो इसी को बोलते हैं ओडी लोन फैसिलिटी, यानी ओवरड्राफ्ट लोन फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट आप किसी भी अंडरलाइन पे दे सकते हो। ओवरड्राफ्ट आप ले सकते हो प्रॉपर्टी के ऊपर, ओवरड्राफ्ट आप ले सकते हो गोल्ड के ऊपर, शेयर के ऊपर, एफडी के ऊपर यानी फिक्स्ड डिपॉजिट के ऊपर, किसी पॉलिसी, अगर आपका कोई पॉलिसी चल रही है, मान लो आपका एलआईसी चल रहा है या कोई पॉलिसी चल रहा है, तो आप उसके ऊपर ले सकते हो। या कोई भी ऐसा जो एप्रिशिएटिंग एसेट है उसके ऊपर आप ओडी ओवरड्राफ्ट ले सकते हो। तो हम किसी न किसी एसेट क्लास के ऊपर एक लोन लेंगे, यानी हम अपना पैसा नहीं लगा रहे हैं। हमारे पास जो एग्जिस्टिंग चीजें हैं, गोल्ड नॉर्मली सबके पास होता है घर में, यानी अगर आप फ्लैट खरीदने की सोच रहे हैं, ईएमआई देने की सोच रहे हैं तो या कोई आपके पास पुराना फ्लैट हो, तो हम एक लोन लेंगे, फिर आगे हम काम करेंगे। कैसे काम करता है इसको हम लोग एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके एरिया में एक बिल्डिंग बन रही है। इस बिल्डिंग के अंदर ये जो सेकंड फ्लोर है, अब आपको इसको परचेज करना है। अब क्योंकि ये बैंक से अप्रूव होना चाहिए तभी आपका हेलोक मेथड यूज होगा। तो हम क्या करेंगे कि नॉर्मली क्या होता है कि 20% के आसपास आपको अपने पास से डाउन पेमेंट करना होता है एंड बाकी जो 80% है वो बैंक लोन दे देती है। तो अगर बैंक लोन देगी 80%, 40 लाख का लोन बैंक देगी एंड करीब 10 लाख रुपए हमें पे करना पड़ेगा, यानी करीब 40,000 रुपए पर मंथ का हमारा ईएमआई बनता है। अगर हम 20 साल के लिए लोन लेते हैं तो ऐसे हम 20 साल तक ये लोन नहीं चलाएंगे, हम लोन को ट्राई करेंगे खत्म करने का आधा 10 साल के अंदर। लेकिन अभी हमने जो लोन लिया वो 20 साल के लिए लिया और करीब 40,000 हमारा पर मंथ का ईएमआई इसके अंदर बनेगा। 10 लाख रुपए हमें अपने पास से देना है। एक चीज ध्यान देना है कि इस 10 लाख जो हम डाउन पेमेंट यहां से ले रहे हैं, बैंक से ले रहे हैं ओवरड्राफ्ट के रूप में, उसके लिए आपको करीब 65,000 पर मंथ का ईएमआई पे करना पड़ेगा, सब मिला के, है ना। जिसमें कि 10,000 ए वाला है, आपने जो नया फ्लैट खरीदा है 40,000 पर मंथ का वो वाला है, और साथ में कुछ हम शेयर मार्केट को इसमें यूज करेंगे। तो सब मिला के करीब आपको 65,000 पर मंथ पे करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर ये कैपेसिटी है तो आप इस हेलोक मेथड के अंदर बिना अपना डाउन पेमेंट लगाए पर मंथ का ईएमआई पे करके आराम से एक फ्लैट को खरीद सकते हैं। तो ये बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ईएमआई तो हमें पे करनी ही पड़ेगी। तो आप कोई ना कोई जॉब कर रहे होने चाहिए या कोई ना कोई आपका बिजनेस चल रहा होना चाहिए, तभी आप इस मेथड के तहत आगे काम करें, नहीं तो वेट करें।
इसका क्या प्रोसेस है? प्रोसेस इसका ये है कि हमने एक फैसला किया है कि 20 साल का ईएमआई लिया है, हम सब कुछ खत्म करना चाह रहे हैं 10 साल के अंदर। 10 साल के अंदर हमने दो लोन लिया। पहला लोन लिया 10 लाख का, जिसका ईएमआई अगर 10 साल के लिए लेते हैं तो करीब बनेगा 15,000। दूसरा हमने लोन लिया 40 लाख का 20 ईयर्स के लिए, तो अगर हम ईएमआई 20 ईयर्स के लिए देते हैं तो इसका बनेगा 40,000, यानी 40 प्लस 15 55,000। अभी हमने 10 क्यों लिखा है बाद में बताएंगे। अभी फिलहाल तो आप ईएमआई देखो पर मंथ का, तो करीब 55,000 रुपये आपको पे करना है पर मंथ यहाँ पर। अब चूंकि हमने एक लोन लिया है तो हमारा एक एसेट तो क्रिएट हो रहा है। अब हम इसमें स्टॉक मार्केट को यूज करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे कि हम पर मंथ 10,000 का एसआईपी करेंगे। अगर स्टॉक मार्केट समझ में आता है तो आप इक्विटी में कीजिए, उसमें अच्छा रिटर्न मिल जाता है। अगर समझ में नहीं आता है तो या तो ईटीएफ या इंडेक्स म्यूचुअल फंड। क्या होता है कि नॉर्मली आप म्यूचुअल फंड में कहीं भी जाएंगे फिर लिखेंगे इंडेक्स म्यूचुअल फंड, तो जो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज है उसका एक पूरा बास्केट होता है, तो आराम से वो 15% के आसपास का रिटर्न दे देती है। अभी नॉर्मली कभी 10-12, लेकिन एक हम 10 साल का एक फॉरिन लेके चले तो करीब 13-14-15 तो मिल ही जाता है। तो यहां पर हम 10,000 पर मंथ का एसआईपी स्टार्ट कर देंगे। तो हमारे पॉकेट से कितना जा रहा है? 15,000 यहां गया, 40,000 यहां गया, 10,000 यहां गया, यानी कुल हमारा कितना गया? कुल हमारा गया यहां पर 65,000। ये हमारा ईएमआई पर मंथ जा रहा है। जब आप एक फ्लैट को खरीदोगे, ध्यान देना कि फ्लैट हमारा फर्निश्ड होना चाहिए। हमें 10,000 के आसपास वहां से रेंट हमें मिलेगा, यानी हमें क्या मिलेगा कि मेंटेनेंस वगैरह काटने के बाद, तो यानी हम 65,000 दे रहे हैं और 10,000 हमें वापस मिल रहा है। तो फिलहाल जो मिल रहा है इसको हम सेव करते जाएंगे, इसको हम सेव करते जाएंगे। इसको हमने म्यूचुअल फंड में डाल दिया, कहीं भी इसको हम सेव करते जाएंगे, इसको हम भी खर्च नहीं करेंगे। तो कुल मिला के 65,000 पर मंथ हमारा आउटफ्लो हो रहा है और 10,000 पर मंथ हमारा इनफ्लो हो रहा है। तो अब अगर देखा जाए 10 साल के बाद क्या सिनेरियो बनता है, आज अगर हमने एक्शन लिया तो 10 साल के बाद क्या होगा कि जो हमारा 10 लाख का हमारा ईएमआई है वो लगभग खत्म हो जाएगा और हमारे बैंक के अकाउंट में 10 लाख रुपए फिर से वापस आ जाएंगे, क्योंकि जो हमने अंडरलाइन के बदले जो ओडी लिया था वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपने 15,000 पर मंथ का ईएमआई दिया है तो जीरो हो गया, तो 10 लाख रुपए फिर से आ गया ना। दूसरा कि जो बैंक ईएमआई है वो करीब 40% के आसपास खत्म हो जाएगी, यानी 60 से 65% फिर भी बैंक ईएमआई बची रहेगी, तो करीब 26 लाख है। 40 लाख में से करीब 26 लाख के आसपास आपका बैंक में ईएमआई बचा रहेगा जो आपने नया फ्लैट लिया है उसका। साथ में जो रेंट मिल रहा है, अगर हम 10,000 पर मंथ का रेंट ले रहे हैं और अगले 10 साल के लिए ले रहे हैं तो करीब 12 लाख के आसपास बनता है। हमने 10 लाख ही लिया है, कभी मान ली रेंट पे नहीं चढ़ा या कभी फ्लैट खाली रही तो उसको मान लेते हैं। तो 10 लाख रुपए हमारे पास इनफ्लो हो गया, ये आउटफ्लो ये हमारे पास बच गया, इनफ्लो रह गया। ये हमारा अभी भी हमारे पास डेट बचा हुआ है एंड साथ में 10 लाख रुपए हमारे पास रेंट के द्वारा आ गया। साथ में जो हम इक्विटी में एसआईपी कर रहे थे वो एसआईपी बढ़ के 10 साल के बाद करीब 26 लाख हो जाएगी, अगर हमें 15% पर ईयर का आरओआई मिल जाता है तो नॉर्मली क्या होता है कि शेयर मार्केट में क्या होता है कि हर 4 साल 5 साल बाद क्रैश होती है। जब क्रैश होती है तो आप तो एसआईपी ऊपर भी कर रहे हो नीचे भी कर रहे हो, तो अल्टीमेटली जो आपका पूरा, जब कभी कभी शेयर मार्केट में 20% रिटर्न मिलता है, कभी 10% मिलता है, तो एवरेज आपको करीब 15% के आसपास 10 साल में, क्योंकि लॉन्ग होरिजन है, तो आपको मिल जाएगा। यानी 26 लाख रुपए हमें यहाँ पे मिल जा रहा है। तो यानी अगर हम कल प्लस करें, 10 लाख हमारे पास बैंक में है, 10 लाख यहाँ बैंक में है और 26 लाख हमारे पास यहाँ बैंक में है। तो अगर इसको देखा जाए तो हमारा जो बैंक में पड़ा हुआ है अमाउंट एक 46 लाख रुपए पड़ा हुआ है। अब 46 लाख में से आपके पास ऑप्शन बनता है कि जो 26 लाख का ईएमआई है वो आप पूरा का पूरा पे कर दो। आपके बैंक में क्या पड़ा हुआ है? आपके बैंक में पड़ा हुआ है 10 लाख ये पड़ा हुआ है, 10 लाख ये पड़ा हुआ है, 26 लाख ये पड़ा हुआ है। एक यहाँ पे आप ईएमआई जो आपका बाकी है वो पूरा पे करके जो फ्लैट है वो पूरा बैंक से आप अपने नाम पे ले लो। तो क्या हो जाएगा कि 10 साल के अंदर वो सारी की सारी प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी।
या अगर आप चाहते हैं कि हम आगे और इन्वेस्टमेंट करें तो इसको छोड़ दो ना इसको अभी, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है कि 10 साल के बाद नॉर्मली प्रॉपर्टी में जो ईएमआई का जो प्रिंसिपल होता है वो ज़्यादा कटना शुरू हो जाता है और इंटरेस्ट होता है वो कम कटना, स्टार्टिंग में इंटरेस्ट ज़्यादा कटता है। तो इसको आप छोड़ दो क्योंकि बहुत ही लो कॉस्ट की ईएमआई होती है, लो कॉस्ट की इंटरेस्ट रेट होती है, तो इसको छोड़ो, इसको आप धीरे धीरे पे करते चले जाना। और बाकी जो पैसा बचेगा 20 लाख रुपए, इसे हम क्या करेंगे, इसे हम नया प्रॉपर्टी करेंगे, गो फॉर द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, क्योंकि हमें अपना पोर्टफोलियो में ऐड करना है 1 फ्लैट से 2 फ्लैट। तो इससे क्या होगा कि पूरे स्ट्रेटजी के अंदर आपने क्या देखा कि आपको जो देखिए जो अप्रिसिएशन मिला फ्लैट का, अगर आपने फ्लैट खरीदा था 50 लाख में, तो 10 साल के बाद वो 50 लाख का तो नहीं होगा ना, चलो ठीक है 1 करोड़ का नहीं होगा, क्योंकि हम 60 लाख 70 लाख कुछ तो बढ़ेगा उसका। तो एक जो आपको अप्रिसिएशन मिला है वो तो अलग है, लेकिन आपने केवल थोड़ा सा रिस्क लिया, 40,000 पर मंथ ईएमआई के बदले 65,000 पर मंथ ईएमआई देने का साहस दिखाया, तो उससे क्या हुआ कि आपके पास 20 लाख रुपए के आसपास अमाउंट आपके पॉकेट में पड़ा हुआ है। कब? 10 साल के बाद। और उस पैसे को आप फिर अगले प्रॉपर्टी के लिए यूज कर सकते हो। ये ध्यान देना कि 20 लाख के अंदर 10 लाख का डेट भी है, लेकिन हम फिर से सेम चीज को रिपीट करेंगे एंड फिर हम अगले प्रॉपर्टी के लिए बढ़ जाएंगे। तो हमारा पोर्टफोलियो में क्या हो गया, एक प्रॉपर्टी के बाद दूसरी प्रॉपर्टी ऐड हो जाएगी। इसी तरह से मान लो कि आपको लगता है कि 10 साल कौन वेट करता है जी, तो आपके पास लेट मान लो कि 2 अगर फ्लैट पड़े हुए हैं, या आपको लगता है कि आप 20 लाख का ले सकते हो स्टार्टिंग में, जो अंडरलाइन प्रॉपर्टी में जो ओडी है वो आप ले सकते हो, तो आप 2 फ्लैट पे काम कर लो। तो डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क लेना चाह रहे हैं। तो ये हेलोक मेथड की खासियत है कि आप बिना अपना पैसा लगाए, आपने रिस्क क्या लिया कि हम 65,000 पर मंथ का ईएमआई दे सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में हम अपने पास से कोई पैसा नहीं देंगे। तो आपके पास जो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी थी या एग्जिस्टिंग गोल्ड था वो आपके पास ही है, आपने बैंक से ओडी को यूज किया, हेलोक मेथड का यूज किया, अंडरलाइन को यूज किया, और साथ में आपने पूरे मेथड में शेयर मार्केट को यूज किया। तो इससे क्या हुआ कि आज के 10 साल के बाद चाहे तो आप उस प्रॉपर्टी को पूरा फ्री कर सकते हो, या फिर आप अगले प्रॉपर्टी के लिए आगे बढ़ सकते हो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बेसिकली एक पूरा बिजनेस प्लान बना सकते हैं अगर आप अपने पोर्टफोलियो में फ्लैट टू फ्लैट ऐड करना चाहते हैं। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो चीज दिखने में अच्छा होता है उसमें बहुत सारे प्रो एंड कॉन्स भी रहते हैं, तो रिस्की 100% है, तो आपको इसमें डिसिप्लिन की बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो हम समझने की कोशिश करेंगे इसमें रिस्क क्या है, प्रो एंड कॉन्स क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रॉन्स के बारे में कि इसकी खासियत क्या है, तो पहली खासियत तो ये है कि यह फ्लेक्सिबल है ना, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि लेट मान लीजिए कि आपको जो स्टार्टिंग में जो कैश देना था 10 लाख रुपीज का, हो सकता है कि जिस बिल्डर से आप बात कर रहे हो उसने बोला कि भैया भैया 5 लाख दे दो, और 5 लाख रुपए देना आप 5 महीने के बाद देना या 2 महीने के बाद देना। तो अब क्या हो गया कि आपका जो इंटरेस्ट था वो 5 लाख पे ही लग रहा है 3 महीने के लिए, बाकी 3 महीने के लिए आपका वो पैसा सिर्फ पड़ा हुआ है, आपके पास पावर है कि आप उसको यूज कर सकते हो, लेकिन पड़ा हुआ है। तो आप फ्लेक्सिबल हो, आप इसको यहाँ पे अपने कॉन्ट्रैक्ट को यूज करके पैसा बचा सकते हैं। इंटरेस्ट पेमेंट बहुत ही सस्ता होता है नॉर्मली। अगर ओवरड्राफ्ट किसी अंडरलाइन पर लेंगे, अच्छा आप क्रेडिट कार्ड पे लेते हो, तो क्रेडिट कार्ड पे नॉर्मली जो इंटरेस्ट रेट होता है वो 25, 30, 40% के आसपास होता है, डिपेंड करता है क्रेडिट कार्ड के ऊपर। लेकिन आप किसी अंडरलाइन पे ले रहे हो तो इंटरेस्ट नॉर्मली 8 से लेकर 12% के आसपास होता है। तो ये इसका खासियत है कि इंटरेस्ट रेट बहुत ही सस्ता होता है। प्रॉपर्टी की वैल्यू आपकी अप्रिशिएट हो रही है, आपने पैसा अपना लगाया भी नहीं, और आपने प्रॉपर्टी की वैल्यू, प्रॉपर्टी आपने खरीदी है वो आपका अप्रिशिएट हो रहा है। साथ में जो आपके पास क्रेडिट है वो रिवॉल्विंग है। रिवॉल्विंग का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कि आपने 10 लाख का क्रेडिट लिया और आपने कुछ ईएमआई पे कर दिया, तो जो ईएमआई पे कर दिया उतना पैसा आपके अकाउंट में ऐड होता चला जा रहा है। तो उस पैसे को आप यूज कर सकते हो, कहीं और भी यूज कर सकते हो, यूज नहीं करना लेकिन आप यूज कर सकते हो, या आपका रिवॉल्विंग है, आप चाहे तो उसको इमरजेंसी फंड के रूप में भी यूज कर सकते हैं। लेट मान लिया आपने 10 लाख लिया, आपका 1 साल के बाद वो 9 लाख बचा हुआ, आपने 1 लाख में पे कर दिया, क्योंकि हम ईएमआई पे कर रहे हैं ना, हमने भी देखा 15,000 पर मंथ का ईएमआई पे कर रहे हैं, तो आपका फिर वो इमरजेंसी फंड के रूप में आप इसको यूज कर सकते हो। ये तो सिर्फ प्रॉन्स है। अब आते हैं नुकसान, जो हमें अलर्ट होने की जरूरत है। कॉन्स क्या क्या है? कॉन्स, सबसे बड़ा कॉन्स है कि रिस्क ऑफ
losing the property if you are not ready to pay the EMI। तो ये ध्यान देना है कि अगर आप EMI पे नहीं करते हो, 65,000 पर मंथ का जो पैसा है वो अगर आप पे नहीं करते हो तो आपका जो प्रॉपर्टी है वो आप लूज कर सकते हो जिसकी आपने खरीदा है, या जो आपका अंडरलाइंग एसेट है वो भी आपका रिस्क पे आ सकता है। तो ये ध्यान देना कि जब भी हमें हेलिक मेथड का यूज करना है तो हमें सिर्फ और सिर्फ तभी यूज करना है जब हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम EMI पर मंथ पे कर देंगे। इसके साथ ही आपके पास एक ना लालच हो सकता है, ओवर बोरोइंग कर सकते हो। जैसे मान लो कि आपको लिमिट दे दिया कि आप 10 लाख तक पैसा निकाल सकते हो, आपको देना है 5 लाख ही, तो 5 लाख आपने दे दिया, 5 लाख कहीं और यूज कर लिया। तो ये बहुत बड़ा रिस्क होता है कि जब हमारे बैंक में पैसा पड़ा होता है तो इसको हम कहीं और भी यूज कर लेते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा रेड अलर्ट है। तो हमें ध्यान देना है, डिसिप्लिन यहाँ पे बहुत जरूरी है कि अगर हमें पैसा लेना है इस प्रॉपर्टी के लिए यूज करना है तो हमें इसमें ही यूज करना है, बाकी हम कहीं और यूज नहीं करेंगे इसको। इंटरेस्ट रेट वेरिएबल हो सकता है, जैसे मान लो कि अभी आपको मिल रहा है 9% पे, तो कल के डेट में जो इंटरेस्ट रेट है वो 10% भी हो सकता है। तो जो हमारा EMI है वो थोड़ा फ्लक्चुएट करेगा। तो ये चीज एक रिस्क है, इसको ध्यान रखना। जैसे ज्यादा इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है तो इंटरेस्ट ज्यादा नहीं बढ़ने देती, खासकर तब जब वो अंडरलाइन के बिहाफ पे हो। तो आपको ध्यान देना है, या तो आप फिक्स पे ही ले लो स्टार्टिंग में बैंक से बात करके, भाई आपको हम पर मंथ इतना ही फिक्स EMI देंगे। लेकिन अगर वेरिएबल आपने लिया हुआ है तो आपको उसके लिए तैयार रहना होगा, जो भी थोड़ा मोड़ा बढ़ेगा उसको आपको मैनेज करना पड़ेगा। टैक्सेस, जब प्रॉपर्टी कोई खरीद रहे हो तो आपके बहुत सारे टैक्सेस इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसका भी आपको ध्यान देना है। जैसे मान लो कि आपका जो MCD का टैक्स होगा, या जब प्रॉपर्टी आप सेल तो खैर नहीं कर रहे हो आप, लेकिन और भी छोटे मोटे टैक्स, वाटर का टैक्स हो सकता है या बहुत सारे टैक्स हो सकते हैं, वो आपको ध्यान देना है। कुछ नेचुरल अगर डिजास्टर हो गया, मान लो भूकंप आ गया, बाकी चीजें आ गई, तो आपका वहां पे इशू आ सकता है, क्योंकि प्रॉपर्टी तो आपने लिया है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि आप सोसाइटी पे लोगे तो नॉर्मली वो इंश्योर्ड होता है, या आप साथ में एक इंश्योरेंस ले सकते हैं उस प्रॉपर्टी का, लेकिन एक आपका एक रिस्क तो है। तो ये टोटल आपके कौन्स हैं, तो 5 प्रॉन्स है, 5। तो जो कुछ अच्छा भी होता है कुछ बुरा भी होता है, तो इस पे हमें ज्यादा ध्यान देना है। ये तो अच्छी बात है, लेकिन हमें इस पे ध्यान देना है अगर हम बढ़ना चाहते हैं इसके अंदर। तो अगर आप इस पे ध्यान नहीं देंगे तो चीजें उलट सकती हैं। अब लास्ट स्लाइड होगा जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा टोटल 4 गोल्डन रूल कि मैं कैसे यूज करता हूं। सबसे पहले ये है कि अगर आप मान लो कि आप जॉब कर रहे हो और आपको लगता है कि आपकी सैलरी 1 लाख रुपए से कम है, तो आप 65,000 का EMI पे नहीं कर पाओगे। तो अगर 1 लाख से कम है तो आप इसमें भी घुसो ही मत, सबसे पहली चीज। अगर आपकी 1 लाख सवा लाख के आसपास सैलरी है तो आप रिस्क ले सकते हो। तो सबसे पहले तो कि डोंट यूज हेलो इफ अनेबल टू अफोर्ड द EMI। अगर आप EMI पे नहीं कर सकते तो इस मेथड का कोई यूज नहीं करना, आपको अपने पास से पैसा देके फिर प्रॉपर्टी खरीदनी है। लेकिन अगर आप EMI यूज कर सकते हो तो आप इसको बकायदा इस मेथड को यूज कर लीजिए। इसी तरह से जो दूसरे इसके अंदर गोल्डन रूल है, वो रूल है कि जब भी आप इसको लीजिए तो शॉर्ट टर्म के लिए लीजिए, है ना। जो आपका OD आप ले रहे हो शॉर्ट टर्म के लिए लो। मान लो आपने FD पे OD ले लिया या किसी प्रॉपर्टी पे OD ले लिया, तो ऐसा नहीं कि हमने 20 साल के ले लिया कि भाई उसमें EMI तो कम पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अगर ज्यादा EMI पे करना है तो पे करना पड़ेगा, वो 65,000 के अंदर ही आ रही है, तो हमें शॉर्ट टर्म के लिए लेना चाहिए, लॉन्ग टर्म में हमें नहीं फंसना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा गोल्डन रूल है, टोटल 4 इसके अंदर गोल्डन रूल है। नेक्स्ट जो है वो है प्रोविजन टू एडजस्ट द हाई, जो कि हमने आपको बताया कि अभी अगर मान लो 2-3% एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, मतलब 9 पे लिया है 9.5 हो जाता है, 8% एक्स्ट्रा बढ़ गया ना, तो उसको आपको एडजस्ट करना चाहिए। तो वो आपको ध्यान देना है कि ऊपर एक्स्ट्रा पैसा होना चाहिए, वो भी हम कभी मैंने पे कर दिया ताकि वो एडजस्ट हो गया। हमें कभी भी अपने टाइम को नहीं बढ़ाना, बेशक हमें EMI को बढ़ाना पड़ जाए थोड़ा सा, वो आप कर लीजिए, लेकिन कभी भी टाइम को नहीं बढ़ाना चाहिए। और सबसे जो मेन है कि शेयर मार्केट, जैसे बताया कि हर 4 साल में शेयर मार्केट क्रैश होती ही होती है, नहीं भी होती है तो हम 10 से 15% डाउन होती है। तो जब भी आप ध्यान दें कि 15 से 20% के आसपास का डिप आ गया शेयर मार्केट में, क्रैश हो गई, तो जो आपका SIP चल रहा है उसको आप स्टेप अप कर दो, उसमें आप लाख रुपया 2 लाख एक्स्ट्रा डाल दो। तो उससे क्या होगा कि आपका फिर नीचे के भाव पे शेयर खरीदा जाएगा, तो जो आपका है उसका रेट ऑफ जो अर्निंग है वहां से वो बढ़ जाएगी। तो ये सबसे बड़ा गोल्डन रूल है, ये सबको मैनेज कर लेगा। जैसे शेयर मार्केट नीचे गिरा, आप
स्टेप अप कर दो, यानी उसमें एक्स्ट्रा पैसा डाल दो। अब मंथली ईएमआई तो जा ही रही है, बाकी आप एक्स्ट्रा पैसा डाल दो। तो अगर आप 4 रूल को फॉलो करते हो तो आप स्टेप बाय स्टेप अपने पोर्टफोलियो में रियल एस्टेट का एक अंबार लगा सकते हैं। अब देखिए, जरूरी नहीं है कि हमने 10 साल लिया है तो 10 साल ही एक लकीर हो गया। ये चाहे तो इसको हम 5 साल में खत्म कर सकते हैं, चाहे तो 2 साल में खत्म कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 50 लाख के ही फ्लैट लें, हम चाहें तो 20 लाख के फ्लैट से स्टार्ट कर सकते हैं। हम चाहें तो कि छोटे शहरों में छोटे फ्लैट्स होते हैं तो 15-20 लाख में वहां पे मिल जाता है। तो जरूरी नहीं है कि हम 50 लाख के फ्लैट से स्टार्ट करें। तो अगर आप 20 लाख के फ्लैट से स्टार्ट करते तो हर चीज आधा हो जाएगा। 65,000 का ईएमआई पूरा आधा हो जाएगा, उसका करीब आपका 30-35,000 के आसपास हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखें, इसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। आपको एक तरीका बता दिया कि इस तरीका को यूज करके आप प्रॉपर्टी में चीजों को अपने एक लेगेसी छोड़ सकते हो, आप एक लेगेसी बना सकते हो। तो ये हमें ध्यान देना है कि देखिए, बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं रियल एस्टेट के अंदर। ये जो चैनल है, इस चैनल के अंदर पूरा रियल एस्टेट में बहुत सारे ऐसे मैं विधियां बताऊंगा। जैसे कि एक होता है हॉकिंग मेथड होता है, उसके तहत भी आप काम कर सकते हो। एक मल्टी फैमिली मेथड होता है, उसके तहत भी आप काम कर सकते हो। तो बहुत से ऐसे तरीके हैं जिससे आप रियल एस्टेट के अंदर आप जा सकते हैं। तो इस चैनल को बनाने का मेरा मेन मकसद यही है कि एक आम आदमी भी रियल एस्टेट का एक एम्पायर खड़ा करने के बारे में सोचना शुरू करे। 10 लाख के प्रॉपर्टी से स्टार्ट करो, लेकिन स्टार्ट करना चाहिए। शेयर मार्केट के साथ साथ हमें रियल एस्टेट में भी अपने पोर्टफोलियो को बनानी चाहिए। और अगर आपने सोचना शुरू कर दिया तो कोई भी चीज असंभव नहीं है। कभी मत सोचिए कि पैसा कम है या ज्यादा है। पैसा कम है तो उसके तरीके हैं, लेकिन हाँ, आपके पास डिसिप्लिन होना चाहिए, रिस्क लेने की आपकी क्षमता होनी चाहिए। अगर आप रिस्क लेने की क्षमता आपके पास है तो आप आराम से आंख बंद करके इसके अंदर काम करेगा। आपका एज 20-25 साल है तो आंख बंद करके इसमें दौड़ लगा दो। अगर आपका एज थोड़ा सा ज्यादा है तो थोड़ा हमें सोचना पड़ेगा कि हमारे आसपास में हमारे ऊपर डिपेंडेंट कितने लोग हैं। तो आप इस तरह से चीजों को करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये पूरा हेलो स्ट्रेटजी थी। आशा है आप सभी को समझ में आया होगा, और कहीं अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें जरूर बताइए, है ना। और हम अगले सेशन में कुछ हम और नया सेशन बताएंगे, इसी के अंदर कुछ और ऐसा चीज बताएंगे कि जो यूनिक होगा। इस चैनल पे जो भी चीजें आपको मिलेगी वो क्वालिटी कंटेंट मिलेगी। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट यही है कि चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, है ना। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसको आप शेयर भी करें ताकि चैनल ग्रो हो। हमारा पहला वीडियो है। थैंक्स फॉर द वाचिंग। और हम आपके लिए दुआ करते हैं कि रियल एस्टेट का एक एम्पायर आप जरूर खड़ा कर पाएं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।